नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका WD डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था स्केलर और वेक्टर के बारे में। आज आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। तो आखिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो एक बार देखते हैं डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस आप बोलते हो, डिस्टेंस किसको बोलते हो? एक्चुअल लेंथ जो कोई मूविंग बॉडी जो एक्चुअल लेंथ कवर करती है उसको आप बोलते हो डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ कवर बाय मूविंग बॉडी, एक्चुअल लेंथ कवर बाय मूविंग बॉडी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है मिनिमम गैप बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। मिनिमम गैप बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। आप अगर पढ़े होंगे पहले से तो आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं दोनों के बारे में कि कब डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा बल्कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं कि एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में आप देखो, कोई दो स्टेशन मान लो, ये है पॉइंट A, दूसरा पॉइंट है B। A से B तक जाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं मान लेते हैं। आप एक A से B तक ऐसे जा रहे हो, पाथ नंबर 1, दूसरा पाथ नंबर 2 आप ऐसे जा रहे हो, तीसरा है पाथ नंबर 3 जब आप सीधे जा रहे हो A से B तक। तो मिनिमम गैप A से B तक कौन है? जो पाथ नंबर 3 है वो है। तो आप डिस्प्लेसमेंट किसको बोलोगे? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा पाथ नंबर 3 का जो टोटल डिस्टेंस होगा। मतलब A से B तक पाथ नंबर 3 से जाने में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस ऑफ रूट 3 या पाथ 3। जबकि डिस्टेंस क्या होगा? पाथ 1 और पाथ 2 को भी आप क्या बोलोगे? 1 और 2 दोनों ही पाथ को क्या बोलोगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? चूंकि एक्चुअल लेंथ है, A से इस पॉइंट तक पहुंचा, फिर इस पॉइंट से B तक, इस पॉइंट को अगर C मान लो, A से C तक, फिर C से B तक पहुंचा, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? AC प्लस CB या BC। जबकि दूसरे वाले रूट में एक सर्कुलर आर्क जैसा बना हुआ है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल ये आर्क लेंथ AB। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव के अलावा निगेटिव भी दिख सकता है और जीरो भी दिख सकता है। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये आपका हॉस्टल है, ये आपका हॉस्टल है WDA का, WDA हॉस्टल, और ये है WDA की एजुकेशनल बिल्डिंग, मतलब हमारी एकेडमी, WDA एकेडमी। अब इस हॉस्टल से एकेडमी के बीच में मान लो डिस्टेंस है 100 मीटर। आप WDA हॉस्टल से एकेडमी गए, मतलब मान लेते हैं A पॉइंट है हॉस्टल, B पॉइंट है एकेडमी। A से B तक आप गए, वापस B से A तक आप आ गए, क्लास किए, क्लास से वापस हॉस्टल आ गए।
तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में? तो डिस्टेंस होगा इस केस में, डिस्टेंस होगा इस केस में कितना? 100 मीटर आप गए तो 100 प्लस 100 मीटर वापस आए प्लस 100 मीटर, तो टोटल कितना मीटर हो गया? 200 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, आप 100 मीटर गए तो 100, आप जिस डायरेक्शन में आप गए वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। और स्केलर वेक्टर में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हो तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव। तो 100 माइनस 100 मीटर तो कितना आ गया? 0 मीटर। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, अभी डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप। इनिशियल पोजीशन आपका क्या है? WDA हॉस्टल, जहां से आप चल रहे हो। फाइनल पोजीशन क्या है? वापस आप WDA हॉस्टल ही आ गए, तो इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो एक ही पॉइंट के बीच का गैप कितना होगा? 0। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप भी देखोगे तो भी आपका कितना आएगा? 0 मीटर। इस तरीके से आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। पहले वाले केस में आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट क्या था? पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। कैसे निगेटिव हो सकती है? आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। आप मान लो किसी पोजीशन पे खड़े हो, यहां आपने यहां से किसी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया, ये बॉल ऊपर की ओर 100 मीटर गई, बॉल 100 मीटर ऊपर की ओर गई। वापस जब बॉल कहीं पे जाके रेस्ट की पोजीशन में आएगी और वापस वहां से नीचे की ओर गिरना चालू होगी, बॉल को आप कैच नहीं कर रहे हो, आपके नीचे में कोई एक छोटा बच्चा खड़ा है, इसने बॉल को कैच किया, ये बॉल को कैच कर लिया। आपके और इस छोटे बच्चे के बीच का जो गैप है वो मान लेते हैं कि 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब इस केस में मैं आपको पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ बॉल के द्वारा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो डिस्टेंस जब भी आप फाइंड आउट करोगे, एक्चुअल टोटल जो लेंथ कवर है ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको लिखेंगे, तो डिस्टेंस कितना होगा? बॉल गया 100 मीटर ऊपर तो मैंने लिख दिया 100 मीटर, प्लस बॉल वापस यहां से आया आपके हैंड तक, मतलब 100 मीटर, और वापस आपके हैंड से 1 मीटर नीचे गया हुआ है। इसका मतलब है कि बॉल कितना नीचे आया? तो 101 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 201 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ इस केस में? तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक तो आपको बताया था मैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? जहां से आपने बॉल को फेंका, मतलब ये आपके हैंड का पोजीशन, और दूसरा फाइनल पोजीशन क्या है? उस बच्चे के हैंड का पोजीशन। और अभी बोला था कि ये गैप कितना है? 1 मीटर का है। बॉल को आप पहले थ्रो कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में और यहां पे डायरेक्शन दिख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? माइनस का 1 मीटर। या दूसरे तरीके से आप ऐसे देख सकते हो कि बॉल ऊपर की ओर गया कितना? 100 मीटर, तो हमने लिख दिया 100 मीटर। अब जिस डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव। तो बॉल वापस यहां से आपके हैंड तक आया तो माइनस का 100 मीटर। वापस ये बॉल आपके हैंड से भी नीचे की ओर आ रहा है, कितना मीटर? 1 मीटर। तो ये हो गया माइनस का 1 मीटर। ये 100 मीटर चला गया, कितना बच गया? माइनस का 1 मीटर। कैंसिल हो गया 100 बच गया कितना? माइनस का 1 मीटर। इस तरीके से आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव और 0 दोनों ही हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा? कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? इन तीनों ही एग्जांपल से आप देखें कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। हमेशा ही इसकी वैल्यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है। सिर्फ एक केस में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब आपको पहला एग्जांपल बताया था कि ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर इस केस में सिर्फ इस पाथ को फॉलो करता है, अगर मान लो ये डिस्टेंस 100 मीटर है
तो डिस्टेंस भी कितना होगा 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 100 मीटर। इन तीनों एग्जांपल से आप समझे क्या कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा ही क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है ये हो सकती है पॉजिटिव, ये हो सकती है 0 या ये हो सकती है निगेटिव। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में आप देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है उनका। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होती है, जिसको आप हिंदी में वेग बोलते हो। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को आप बोलते हो वेग। तो वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर हिंदी में लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय आप लिख सकते हो इसको। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी यहां में वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर में आपने इस क्वांटिटी को भी देखा था। अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी तो क्या लिखोगे आप, एसआई यूनिट किसकी, वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड, या आप इसको ms-1 ऐसा भी लिख सकते हो। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, अगर इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या होगा, इधर लिखा हुआ है मीटर, मीटर मतलब क्या है, ये लेंथ है। लेंथ के लिए आप डायमेंशन में क्या लिखते हो, l, अपॉन में ये सेकंड है मतलब टाइम, टाइम के लिए डायमेंशन में क्या लिखते हो, t। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l t-1, और m कुछ भी नहीं है तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो m0 l t-1। आप देख रहे हो यहां पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो और कौन सी वेलोसिटी होती है, तो दूसरी एक वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आप किसी प्लेस पे खड़े हो, आपके सामने से कोई व्हीकल गुजर रही है, आपके सामने से जब वो गुजरी उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने नोट किया कि उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर किसी खास डायरेक्शन में जा रही है तो आपने देखा कि उसकी वेलोसिटी क्या है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये हमेशा आपके, इसका एक इक्वेशन है जो आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था स्पीड। स्पीड को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो स्पीड होता है जिसको आप हिंदी में बोलते हो गति, यह होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हिंदी में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो दूरी बटे समय। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। इसके भी डायमेंशन की बात करोगे तो फिर डायमेंशन इसका भी सेम आएगा, जितनी वेलोसिटी का डायमेंशन था। मीटर के लिए आप लिखोगे l मतलब लेंथ है, सेकंड टाइम के लिए लिखोगे t, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l t-1। ये सिमिलर क्वांटिटी है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, सिमिलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। दोनों का एसआई यूनिट वेलोसिटी का और स्पीड का और डायमेंशन भी सेम है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ डायरेक्शन का। वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन जुड़ा हुआ है जबकि स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। तो एक क्वेश्चन है आपका पूछता है एग्जाम में कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है और क्या चेंज करते रहता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है
तो हर पॉइंट पे सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में कैसे आप फाइंड आउट करते हो। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी अगर ए पॉइंट पे बोलूं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, तो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बी पॉइंट पे अगर पूछूं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। सी पॉइंट पे इधर की ओर डायरेक्शन होगा। मतलब है कि हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन बदलते रहेगा। ए के जस्ट बाद भी देखोगे तो आप इसका डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब डायरेक्शन बदल रहा है। किसका डायरेक्शन बदल रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब कि अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल कवर कर रहा है, उस केस में स्पीड की वैल्यू नहीं बदलेगी। इसका मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा। क्या चेंज करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगी। लेकिन किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आएंगे वापस इस चैप्टर में तो एक बार डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन को आप दो डिफाइन कर सकते हो कैसे? एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। कैसे आप इसको लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हिंदी में आप इसको क्या पढ़ते हो? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो एक्सीलरेशन या त्वरण, इसको आप कैसे लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की रेट में चेंज होना, मतलब फाइनल वेलोसिटी, अगर मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हो गया एक्चुअली में वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, अगर बात करें एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट की, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? अभी देखे हैं कि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, अगर डायमेंशन की बात करें इसके, तो डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन होगा मीटर के लिए आप क्या लिखोगे? लेंथ है तो l अपॉन ये सेकंड टाइम है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? t का स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन क्या हो गया? m नहीं है तो m0, l की पावर 1 है, t ऊपर जाएगा तो t की पावर -2, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? m0 l t -2। एक्सीलरेशन चूंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, आप बाइक लेके जा रहे हो, आपने एक्सीलरेट किया बाइक को तो उसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन जहां पे ब्रेकर आता है आप क्या करते हो? बाइक की स्पीड को कम कर देते हो। तो बाइक की स्पीड कम होना मतलब एक्सीलरेशन का घटना। तो एक्सीलरेशन के घटने को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक वर्ड है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन एक्चुअली में क्या होता है? निगेटिव एक्सीलरेशन ही होता है। एक्सीलरेशन की वैल्यू ही निगेटिव होती है, मतलब वेलोसिटी घट रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। दूसरे वीडियो लेक्चर, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।